हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण के प्रश्न हल करने को मिल रहे हैं। हिंदी व्याकरण का सेशन चल रहा है। अब साहित्य का प्रश्न बहुत हो गया है, तब व्याकरण का भी थोड़ा बहुत शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने मिलते हैं। मेन तो जड़ क्या होती है, व्याकरण ही होता है। हिंदी में छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं पर कामगार होते हैं। हिंदी में व्याकरण पढ़ लिया तो समझो कि आधी हिंदी तो ऐसे भी तैयार हो जाती है। तो साहित्य का प्रश्न मैंने लमसम बहुत आप लोगों को 2-2,500 तक प्रश्न करवा दिए हैं। घुमा फिरा कर मैंने सारे प्रश्न करवा दिए हैं। लमसम अगर पूछना होगा तो उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा, और जो भी बचता है आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। पर क्या है कि आप लोगों को कुछ व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट है उसको भी प्रश्न देना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मूल दीर्घ स्वर के बारे में पूछ रहा है। आ, ई, उ और ओ। तो आप लोगों को मूल स्वर के अंतर्गत तो ये तीनों वर्ण आते हैं। क्या बड़ा आ भी आता है, बड़ी ई भी और बड़ा ऊ भी आता है, पर ओ क्या होता है, मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होते हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार या 10 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि ध्वनि कितनी होती है, 2 ध्वनि होती है। कौन कौन से होती है आगे के प्रश्न में रखा गया है। तो चलिए यहीं पर एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न में ये भी है कि हिंदी कौन कौन सी वह ध्वनियाँ होती हैं जो हिंदी में रखी गई हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 2, 3, 7 या 9। तो स्वर की मात्रा कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होता है, विलुप्त स्वर। 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होता है, विलुप्त स्वर होता है, विलुप्त स्वर। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है क्या? अक्षर, स्वर, व्यंजन। अगला देखते हैं कि यहाँ से कुछ गायब हो गया है, 1 मिनट। यह अनुस्वार होता है। तो क्या है, अक्षर होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। यह थोड़ा सा गैप हो गया है तो क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो कौन होता है, स्वर होता है। कितने प्रकार? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, या क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ई, चा, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किसके कंठस्थ से होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। ई, चा, छ, ज, झ आदि का उच्चारण कंठस्थ, मूर्धन्य, तालव्य या होष्ठ से होता है। तो ई और चा, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य से। पढ़ के देख लीजिएगा, ई, च, छ, ज, झ। तो आपकी जिह्वा कहाँ पर उड़ रही है, तालव्य में उड़ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ, नीचे के बीच से भाग में जो होता है ऊपर को छू रहा है। कहाँ पर, ऊपर के मुख को छू रहा है, तो क्या होगा, तालव्य सा बोलते हैं, या तालव्य से बोलते हैं। अगला है, जिन उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और उन्हें, और जो व्यंजन के, 1 मिनट प्रश्न लंबा है, जो व्यंजन के उच्चारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। स्वर कहते हैं। कौन कौन सा होता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा एक दीर्घ स्वर का उच्चारण नहीं है? नहीं है पूछ रहा, ई और ए। तो क्या नहीं है? दीर्घ में, एक मिनट, ये तो दीर्घ का ही है, इसमें कुछ प्रश्न डाउट लग रहा है। दीर्घ स्वर का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो क्या नहीं है? आ और ई से बना है क्या? ए बना है, ए भी बना है और ई भी बना है क्या? ई दीर्घ उच्चारण में बन रहा, तो अर्थात पहला ऑप्शन इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? दीर्घ के अंतर्गत नहीं है, छोटा ई के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको कमेंट में भी बताइएगा कि हाँ इसमें कौन सा सही होगा। अभी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसमें उच्चारण स्थान दीर्घ का नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से स्थस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा और सा। सा यहाँ पर इंग्लिश वाला लिखे उठा है, या सा होता है, दूसरा सा होगा, दंती सा के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है? एक मिनट। निम्नलिखित में से अंतस्थ स्वर व्यंजन कौन सा नहीं है? तो गा, जा और वा या सा। तो क्या नहीं है? सॉरी, कौन सा है? तो वा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? तो आप लोगों के पता होगा कि हिंदी भाषा में कितनी लिपियां होती हैं? 52 लिपियां होती हैं, यानी 52 लिपियां होती हैं। 44, 48 या 52 या 56 होती हैं। तो कितनी होती हैं? 52 होती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन तीनों सा आते हैं और हा आता है। पहले से ही आप लोगों को पता होगा, मैंने इसको पढ़ाया भी है आप लोगों को। तो कौन सा है? सा, सा, हा किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो या, रा, ला, वा को उस व्यंजन का स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा और जा। तो ऊष्म व्यंजन है पूछ रहा है, तो हा किसके अंतर्गत आता है? ऊष्म व्यंजन के आता है। सा, सा और हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? प्रश्न पूरा है। तो क्या जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है, स्पृक ध्वनियाँ कहलाता है या पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाता है? तो क्या होगा? युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि आप लोगों को आंसर भी दिख गया था। आगे देखिएगा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का करता है, पंचम वर्ण का करता है या स्वर का करता है? तो क्या है? अनुस्वार किस में लगता है? पंचम वर्ण में लगता है। किसमें? पंचम वर्ण में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए, ऐ क्या कहला रहा है? कंठ तालव्य कहला रहा है। कौन सा? ए और ए कहाँ से बोल रहा है? बोल कर देख लीजिएगा। कंठ और तालव्य दोनों मिलाकर बना रहे ए और ऐ। तो डी ऑप्शन सही है। अगला, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या मात्रा कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिनका उच्चारण, अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण जीभ लगाने से होता है उनका क्या कहते हैं? दंत, नासिक या मूर्धन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या सदुपयोग? तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या होता है? प्रयोग में लाना।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? तो किसमें? आरोग में, ईसाई में, उर्वशी में उर सस्वी में है, या अतुसुक में है, तो किसमें है? उर्ज स्वी में है। क्या है? शुद्ध है उर्ज स्वी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अनीय प्रत्यय। तो क्या कहता है? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर बना हुआ क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास पूरा कारक पर आधारित होता है। तत्पुरुष समास ही एक ऐसा जो कारक पर आधारित होता है। तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधनात्मक सर्वनाम। तो क्या कहलाता? संयुक्त सर्वनाम कहलाता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में संचालित व्यवहार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया? सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय या देवता। तो क्या है? दैवीय है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य या काल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी 2-3 प्रश्न और है, 30 पूरा करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय, प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उच्छिप्त, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म। तो क्या होता है? सघोष व्यंजन नहीं होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा है? दीमक, रात, वर्षा और विधुर। तो कौन सा पूछ रहा है? शब्द पुल्लिंग है तो क्या होता है? रात होती है, वर्षा होती है, विधुर क्या होता है? होते हैं। दीमक लगता है या लगती है, क्या होता है? संज्ञा पूछ रहा है तो विधुर क्या होते हैं? होते हैं। विधुर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आदमियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और विधवा किसके लिए होता है? औरतों के लिए होता है। तो ये रहे आज के पूरे 30 प्रश्न। तो आप लोगों को आई होप कि पसंद आए होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, सभी चैप्टर का व्याकरण का मिलाकर ये प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।